Hey, what is up everybody? कैसे हो आप सब? माई सेल्फ CA चिराग गर्ग और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसए 240। एसए 240 मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, बहुत बड़ा लगता है, कैसे याद होगा, बहुत अजीब है, बहुत हैवी है, बट चिंता नहीं करो, भाई आया है, करा के जाएगा। 240 ऐसे तुमको समझा भी दूंगा, याद भी करा दूंगा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ICAI पूछता है तुम्हें मैं वो पे दिखा दूँ। सर सब करा दोगे, याद भी करा दोगे, समझा भी दोगे, क्वेश्चंस भी दिखा दोगे? हाँ जी, सब करा दो सर, सब आप करा दोगे तो हम क्या करेंगे? तुम नालायक सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करोगे और वीडियो को पोस्ट करके लिखोगे नीचे कि सर आई विल डेफिनेटली स्कोर एन एग्जामिनेशन दिस टाइम। ठीक है जी, चलो अब हम शुरू करते हैं। शांति से सुनते जाना, तुम्हारा सारा एसए 240 बहुत ही मक्खन की तरह हो जाएगा, पक्की बात। चलो जी, सबसे पहले किस चीज़ के बारे में एसए 240 बात करता है ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है फ्रॉड के बारे में, कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड उसको पता लगता है या शक होता है कि फ्रॉड हो सकता है तो उसके रिलेटेड ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहले बता रहे हैं कि सर फ्रॉड क्या होता है। तुम जानते हो फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट होता है, जानबूझकर किया गया एक्ट होता है। यूज ऑफ डिसेप्शन यानी कि धोखाधड़ी का यूज करती है मैनेजमेंट TCWG, ताकि वो एक इलीगल, एक अनजस्ट एडवांटेज ऑब्टेन कर सके। दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉड। एरर ऑन द अदर हैंड इन अनइंटेंशनल होता है, जानबूझ के नहीं किया जाता, गलती से मिस्टेक हो जाए, वो होता है एरर। और कह रहा है मिस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां सिर्फ दो चीज़ों की वजह से हो सकती है, या तो फ्रॉड की वजह से या तो एरर की वजह से। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं एरर आपको पता है, फ्रॉड आपको पता है। कह रहा फ्रॉड में भी दो तरीके के फ्रॉड होते हैं। एक होता है FFR, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बोलो मेरे साथ, क्या होता है? एक FFR, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। FFR वो होता है जो बड़े लेवल का फ्रॉड होता है, जो मैनेजमेंट करती है। दूसरा होता है MOA, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। FFR, MOA, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बड़े लेवल का, MOA इस छोटे लेवल का, जो एम्प्लॉइज छोटी मोटी एसेट्स चुरा लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि छोटी मोटी चोरी मैनेजमेंट नहीं कर सकती है, लेकिन जनरली मैनेजमेंट जिंदगी नहीं करती है, मैनेजमेंट फिर बड़ा फ्रॉड ही करती है। ठीक है, तो खतरनाक कौन सा हुआ, बड़े लेवल का कि छोटे लेवल का? बड़े लेवल का। सो FFR, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ज़्यादा खतरनाक, MOA इज कंपैरेटिवली लेस खतरनाक। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे FFR ज़्यादा खतरनाक फ्रॉड के बारे में, मैनेजमेंट के किए गए फ्रॉड के बारे में। देखो जी, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, ताकि धोखाधड़ी दी जा सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को। इट में स्टार्ट विद स्मॉल एक्शंस, हो सकता है कि शुरू छोटे एक्शन से किया, लेकिन धीरे धीरे करके ये एक्शंस बड़े हो जाते हैं। किस तरीके से FFR करा जाता है, कैसे अकम्प्लिश करा जाता है? देखो, सबसे पहले तुम ये देखो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए कैसे जाते हैं। कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन होता है, जैसे तुमने परचेज करी, कोई सेल करी, दैट इज एन इवेंट या फिर एक ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, अब तुम उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसका कोई बिल होगा वो लोगे और फिर अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से कि भैया ये फिक्स एसेट है कि परचेज है, उसमें डाल दोगे। बात समझ में आती है? तो बस इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को हम प्रेजेंट करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करके, तो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन के तैयार हो जाते हैं। बस उसी प्रेजेंट को जब हम मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज के एप्लीकेशन को हम मिस एप्लीकेशन में बदल देते हैं, तो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट हो जाते हैं। ठीक है जी, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो बिल्स होते हैं, उसमें फर्जीवाड़ा करोगे तो मैनिपुलेशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये तरीके हैं FFR करने के, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के। देखो जी, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट की जगह मिस रिप्रेजेंट करेंगे, तो मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन ऑफ इवेंट्स और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ आपने छोड़ दी या गलत तरीके से दिखा दी। इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन, अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करने की जगह गलत तरीके से अप्लाई किया, इंटेंशनली जानबूझ के, तो उसको बोलेंगे इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बात समझ में आ रही? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा हुआ। फिर ये बोल रहा है कि FFR यानी कि मैनेजमेंट जब फ्रॉड करती है ना, तो ऑफन मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल करती है।
तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यार एंटिटी में इतने सारे इंटरनल कंट्रोल्स लगाए रहते हैं, तो मैनेजमेंट उन इंटरनल कंट्रोल्स की धज्जियां उड़ाती है, उसको ओवरराइड करती है, उसके ऊपर से पैर रख के निकलती है, कहती है कि यार छोड़ना कंट्रोल वंट्रोल, हम मैनेजमेंट है, हम बताएंगे क्या करना है। तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। कह रहा है कि कैसे करती है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल? झूठी जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करके क्लोज टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, सेल्स टारगेट पूरा करने का टाइम होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का टाइम होता है, तो मार्च वगैरह के आसपास मैनेजमेंट झूठी जनरल एंट्रीज डालती है ताकि सेल्स बढ़ाई जा सके, प्रॉफिट बढ़ाया जा सके, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। जजमेंट्स चेंज कर देती है, एस्टिमेट्स चेंज कर देती है कि भैया ये एसेट 5 साल नहीं 10 साल चलेगी, है ना। रिकॉग्निशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिकॉग्निशन को या तो किया ही नहीं, बहुत जल्दी कर दिया, या फिर अगले साल के लिए डिले कर दिया, ऐसा कुछ। कोई फैक्ट्स को डिस्क्लोज किया ही नहीं, छुपा लिया, या फिर रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर दिया, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन वाले रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर दिया, डॉक्यूमेंट्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को छेड़छाड़ी करके ऑल्टर कर दिया, तो अब ऑल्टर पता नहीं लगा पाएगा। ये कुछ तरीके हैं जिससे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स करती है। लाओ जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? कह रहा है इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ क्विक लिमिटेड यू सस्पेक्ट कि मैनेजमेंट ने मिस स्टेटमेंट किया, वो भी इंटेंशनली, ताकि यूजर्स को डिसीव किया जा सके एंड टू सकम टू द प्रेशर्स टू मीट मार्केट एक्सपेक्टेशन। एक्सप्लेन हाउ एफएफआर में बी अकम्प्लिश्ड। एक्सप्लेन हाउ एफएफआर में बी अकम्प्लिश्ड। तुमको पता चल गया कि मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस एप्लीकेशन और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दूसरा, also discuss the techniques of committing fraud by management override of controls। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स जिससे मैनेजमेंट ओवरराइड करती है, तो ये सारी टेक्निक्स है। क्या तुम्हें समझ में आती है? देखो जी, वही वाली बातें लिखी होंगी, मैनिपुलेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन, फिर झूठी जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर देना, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट कर देना, अजम्पशंस को, जजमेंट्स को चेंज कर देना, कुछ इवेंट्स को छोड़ देना, कुछ फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करना, या फिर अपने रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर देना। बात समझ में आती है? सेम है, समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, विच इज मोआ। एफएफआर हमने समझ लिया कि क्या होता है, कैसे करा जाता है। अब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं इट इन्वॉल्व्स थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट, ऑफन एम्प्लॉइज करते हैं छोटे और इमटेरियल अमाउंट का, लेकिन इसमें मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है और उसको छुपा भी सकती है ऐसे तरीकों से जिससे ऑडिटर के लिए वो पकड़ना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी तो कंट्रोल सही से काम नहीं करेंगे, कंट्रोल अगर सही से काम नहीं करेंगे तो उसके लिए मटेरियल में स्टेटमेंट पकड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे कैसे करी जाती है रिसीट्स को एम्बेजल करके। कह रहा है कि किसी से पैसा आया और उसने अपनी जेब में डाल दिया और एंट्री करी ही नहीं, मिस अप्रोप्रिएटिंग कलेक्शन। या फिर कोई रिटर्न ऑफ अकाउंट था कि यार उसका हमने खाता राइट ऑफ कर दिया, उसने अब आके पैसा दे दिया और इसने कहा कि अब तो राइट ऑफ हो ही रखा है, जेब में डाल दो। स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि वो लैपटॉप चुरा के ले गया या फिर हीरे चुरा के ले गया, इन्वेंट्री चुरा के ले गया, वट causing an entity to pay for goods or services not received, झूठे वेंडर्स डाल दिए, उसको पेमेंट करा दी। यूजिंग एन एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज, एंटिटी की गाड़ी खुद चला रहा है, एंटिटी का पेट्रोल खुद इस्तेमाल कर रहा है ना। एंटिटी की गाड़ी को गिरवी रख के खुद ने लोन ले लिया, कुछ भी कर सकते हैं एम्प्लॉइज। तो उसी को इन्होंने बोला है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अब इनका इम्पैक्ट जो होता है ना, वो यूजुअली सिर्फ एक जगह पे आता है कि गाड़ी गिरवी रख दी तो एक एसेट पे इम्पैक्ट है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इसका इम्पैक्ट नहीं आता। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि छोटे लेवल का फ्रॉड है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हमने इसका नाम दिया। ठीक है जी। फिर ये कह रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी है फ्रॉड को डिटेक्ट करने की? ऑडिटर की क्या? नहीं, मैनेजमेंट की। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रेस्ट विद TCWG एंड मैनेजमेंट। उनकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही बनाना। ठीक है जी। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ चेक करना कि सही पोजीशन दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। वो तो हम अपना काम करते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं, तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिटेल में जाते हैं। अगर हमें कोई चीज़ सही नहीं लगती, ऊपर से गलत लग रही है, अंदेशा आ रहा है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, तो हम ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन हमारा काम नहीं है, मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होना, तो उसी का काम है फ्रॉड हुआ है तो पकड़ना। ठीक है जी। तो सर ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है?
देख लो जी, और ध्यान से देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 अभी दिखाता हूँ। कह रहे हैं ऑडिटर की जिम्मेदारी है रीजनेबल अश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट होने की वजह से। क्या तुम्हें पता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट? बेसिक वाली वीडियो देख लेना कि कुछ कमियां होती हैं ऑडिट की प्रोसेस में जिसकी वजह से हम 100% गारंटी नहीं दे सकते कि भैया सब कुछ ठीक ही है। हम चीज़ों को एकदम से 100% पकड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल एक कमी तो यही है कि हम सैम्पल बेसिस पे चेक करते हैं, 100% चीज़ें चेक नहीं कर सकते। दूसरी कि हमारे पास लीगल पावर नहीं है, हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, हम कान के नीचे लगा के और डेटा नहीं निकलवा सकते। ठीक है जी, कह रहे हैं एक अनअवॉइडेबल रिस्क है कि कुछ मिसस्टेटमेंट्स तो रह ही जाएगी क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग है। रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन फ्रॉम एरर। जो चीज़ मैनेजमेंट ने जानबूझकर करी है तो मैनेजमेंट को इतनी अकल है कि मैं उसको छुपा के रखूं ताकि ऑडिटर साहब पकड़ नहीं पाए कल को। तो इसीलिए फ्रॉड जब किया होता है तो उसको ना पकड़ पाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एरर, क्योंकि एरर तो उसको खुद ही नहीं पता, गलती से हो गया तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन फ्रॉड तो उसने जानबूझ के छुपाया हुआ है। इवन मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट जब बहुत सारे लोगों ने मिल के फ्रॉड किया हो तो उसको कहीं से भी क्लू नहीं मिलेगा, कल्यूजन हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कह रहे किस चीज़ पे डिपेंड करती है ऑडिटर की एबिलिटी कि वो पकड़ पाएगा कि नहीं? स्किलफुलनेस ऑफ द परपेट्रेटर यानी कि जिसने फ्रॉड किया है, अगर वो ज़्यादा शातिर है, ज़्यादा वो स्किल्ड है तो भूल जाओ भैया, फिर तो ऑडिटर नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है जी, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स भी चेंज कर देगा, नए डॉक्यूमेंट्स लगा देगा, प्रॉपर जर्नल एंट्री डाल देगा, तो हम कैसे पकड़ पाएंगे? मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए। फिर कितनी बार वो फ्रॉड कर रहा है, अगर 50 बार फ्रॉड कर रहा है, 500 बार कर रहा है तो हम पकड़ पाएंगे। अगर उसने 2-3 फ्रॉड किए हैं तो शायद वो हमारे सैंपल में पिक ही ना हो। डिग्री ऑफ कल्यूजन, कितने बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं, कितने बड़े अमाउंट का फ्रॉड है, अगर बड़े अमाउंट का फ्रॉड होगा तो वो इधर उधर इफेक्ट डाल रहा होगा ज़रूर, तो शायद हम पकड़ पाएँ, है ना। सीनियोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर टॉप मैनेजमेंट ही कर रही है तो फिर तो भाई कोई चांस ही नहीं है पकड़ पाए, क्योंकि सारी नीचे की मैनेजमेंट को कुछ पता ही नहीं होगा, वो तो सब कुछ सही करके चल रही होगी, सारा एविडेंस वैसे ही लग रहा होगा। टॉप मैनेजमेंट अगर कर रही है तो फ्रॉड पकड़ने के चांसेस उतने ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। बात समझ में आती है? कह रहा है कि जो मैनेजमेंट फ्रॉड करते हैं ना उसको पकड़ ना पाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट तो झूठे डॉक्यूमेंट्स में लगा देगी, कंट्रोल्स को भी ओवरराइड कर देगी, एम्प्लॉयज़ इस तरह सब कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कह रहा है कि ऑडिटर को डिटरमाइन करना है उसके ओवरऑल रिस्पॉन्सेस ताकि वो रिस्क ड्यू टू फ्रॉड को एड्रेस कर पाए। अभी हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सेस के बारे में। रिस्क ना 2 लेवल पे होता है, एक असर्शन लेवल पे और एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना है कि मेरे को कौन सा रिस्क ज़्यादा लगता है और फिर वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्सेस डिटरमाइन करेगा। बात समझ में आ रही? अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा आगे कि कौन सा रिस्क कौन सा होता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्या होता है, असर्शन लेवल वाला क्या होता है। 2 मिनट रुको अभी। अगर ऑडिटर को पता लगता है, उसको शक होता है कि भैया कंपनी में कोई तो फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सबसे पहले तो मैनेजमेंट को बताएगा। अगर उसे लगता है कि भैया ये फ्रॉड जो है मैनेजमेंट ने ही किया है, मैनेजमेंट ही अगर उसे लगता है कि ये फ्रॉड जो है वो मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है तो फिर वो TCWG को बताएगा कि भैया तुम्हारी एंटिटी में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ठीक है जी, ऑडिटर देखेगा क्या उसकी कोई जिम्मेदारी है ये फ्रॉड को किसी और को रिपोर्ट करने की। जैसे सेक्शन 143(12) में ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने की, और 1 करोड़ से नीचे का अगर फ्रॉड होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर हमने कारो भी पढ़ा है, तो सेक्शन 143(12) और कारो के क्लोज 11 में मैंने तुमको बताया था कि 10 दिन में मेरा IPO आने वाला है और मेरी शक्ल देख के ये मत समझो कि मैं फ्रॉड हूँ। तो 11th क्लोज कारो की वीडियो अगर तुमने नहीं देखी है तो चैनल पे मिल जाएगी, बहुत ही कमाल की वीडियो है, सारे के सारे क्लोज उस वीडियो में मैं तुम्हें याद करा दूँगा। ठीक है जी, तो कारो में भी बताता है और सेक्शन 143(12) में बताता है। ऑर्डर देखेगा कि अगर उसे लग रहा है कि कोई फ्रॉड है, उसका शक पक्का हो रहा है, तो क्या उसकी कोई जिम्मेदारी है किसी को बताना है या नहीं बताना है, क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट करने की। फिर देखो मैं तुम्हें बता रहा था फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स FFR और मुआ। कह रहे FFR पे आते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये कौन से वाला होता है? जो मैनेजमेंट करती है, बड़ा फ्रॉड होता है। ठीक है जी,
तो कह रहे कि आप कैसे पहचानोगे साहब, एज एन ऑडिटर आप कैसे पहचानोगे कि कंपनी में एफएफआर का रिस्क है, फ्रॉड का रिस्क है। देखो जी, अब एक स्टोरी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, उसको सुनना और फिर हम सारे पॉइंट्स एक एक करके समझेंगे, सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। बाइजू की कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, बाइजू को तो तुम जानते ही होगे, ठीक है। तो बाइजू ने इतना बड़ा फ्रॉड करा, तो मैं गया उसके पास, मैंने उसे कान के नीचे तो लगाए, मैं कहा क्या कर रहा भाई तू, फ्रॉड क्यों कर रहा है, इतने सारे बच्चे तो सब पढ़ रहे थे, इतना पैसा लोगों ने लगाया हुआ था, क्या फ़ायदा हुआ, तेरे को तो बोला जाता था गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स, इतनी $1 बिलियन वैल्यूएशन, शाहरुख को लेके आ रहा है, मेसी को लेके आ रहा है, फिर काहे तूने फ्रॉड काहे किया। कह रहा है चिराग सर ऐसा मत करो यार, मैं आपको बताता हूँ मैंने फ्रॉड क्यों किया। कह रहा यार मेरी ना मजबूरी हो गई थी, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। कह रहा जब पहली बार लॉकडाउन आया तो ना मेरे ऊपर इतना ट्रैफिक आया, मेरी इतनी ग्रोथ हुई, मेरे को बहुत सही लग रहा था, सब सही जा रहा था, इन्वेस्टर मेरे पे पैसे दिए जा रहे थे, फंडिंग भी मिल रही थी, ग्रोथ भी हो रही थी, है ना, मैं बच्चों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी बनवा रहा था। लेकिन फिर उस ग्रोथ को देख के PW, अनअकैडमी, अड्डा 24/7 सब आने लगे, कंपटीशन बहुत हाई हो गया, तो बच्चे वहाँ बढ़ गए। फिर कह रहा यार हम ना प्रोडक्ट बेचते थे साथ में, क्लासेस के साथ टैबलेट बेचते थे, जिस टैबलेट में बच्चे क्लासेस लगा के देखने लगे। अब वो टैबलेट था एकदम चिंदी। तो जैसे जैसे इंटरनेट की कंजम्पशन बढ़ी, डिवाइसेस सस्ते होने लगे, तो इनका टैबलेट किसी काम का नहीं रहा। फिर ये जो PW वाले थे या फिर जो बाकी अनअकैडमी और एटसेट्रा थे, इन्होंने क्या करा कि भैया इनके फ़ोन पे ही चल जाएंगे, तो इनका टैबलेट अब ऑब्सोलीट हो गया, कोई खरीदने को राजी नहीं। फिर कह रहा हम इन सब से कॉप अप कर ही रहे थे, इतने में लॉकडाउन खत्म हुआ और हमारे कस्टमर की डिमांड जो है वो और बढ़ गई, एलन वगैरह भी खुल गया। कह रहा इतना कस्टमर गिर गया कि हम तो बैंकरप्सी के कगार पे आ गए थे। फिर ऊपर से हमने शाहरुख को ले रखा था ऐड में, मेसी को ले रखा था ऐड में, तो नेगेटिव कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, रेकरिंग हर महीने हर साल हमारे नेगेटिव कैश फ्लो हो रहे थे, हमारी ग्रोथ इतनी रैपिड हुई थी कि हम उसको संभाल नहीं पाए। और फिर लास्ट में सरकार ने भी कोई नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट निकाल दी, तो हमने क्या करा, अपने फाइनेंशियल्स को ही मैनिपुलेट कर दिया, सबको बोला कि नहीं हम तो बहुत प्रॉफिट में, हमारी तो पोजीशन बहुत अच्छी है। क्या था, एक बारी ज़रा देखो इस फोटो को 1 मिनट के लिए और फिर आंख बंद करके याद करने की कोशिश करो, देखो मेरे साथ बोलो। पहला क्या था, हाई कंपटीशन, फिर प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड, बैंकरप्सी, मेसी शाहरुख इज रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लो। बोलो मेरे साथ, आंख बंद करके बोलो, रिकॉल करोगे तो ज़्यादा अच्छा याद होगा, सिर्फ टीचर जी के पढ़ा देने से पास नहीं हो जाओगे, ठीक है जी। फिर रैपिड ग्रोथ और न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कह रहा ये सारी समस्याएं थी। मैं कहा तो भाई तूने फ्रॉड क्यों कर दिया, ये सारी समस्याएं थी तो इनका हल भी तो निकाला जा सकता था ना, इन्वेस्टर से बात करता, थोड़ी और ऐड करता, प्रोडक्ट को अपग्रेड करता, कुछ तो करता, वो लोग भी तो चला रहे हैं। कह रहा नहीं चिराग सर आप समझ नहीं रहे हो, कह रहा इन्वेस्टर ने पैसे डाले थे, उनको अब एग्जिट चाहिए था, वो प्रॉफिट के लिए आए थे, वो भराई के लिए नहीं आए थे। इन्वेस्टर्स को एग्जिट चाहिए था और मेरे को पैसा चाहिए था नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, नई वीडियोस बनाने के लिए। तो इन्वेस्टर्स को एग्जिट चाहिए था, हमें पैसा चाहिए था, तो मैंने एक रास्ता निकाला, मैंने कहा कि यार पैसा चाहिए, हम एक काम करते हैं लिस्टिंग कर देते हैं, तो काटेंगे पब्लिक का काटेंगे, इन्वेस्टर भी खुश, हम भी खुश, हमारी कंपनी में चल जाएगी। लेकिन लिस्टिंग की भी ना हमने सोचा US में लिस्टिंग करेंगे, US का लिस्टिंग प्लान था हमारा, लेकिन मार्जिनल एबिलिटी थोड़ी सी चीज़ रह गई, अगर वो और हो जाती तो हमारा लिस्टिंग प्लान भी हो जाता। फिर हमने कहा कि यार थोड़े से फाइनेंशियल्स को ट्वीक कर देते हैं और लिस्टिंग करा लेते हैं। अगर हम अपने फाइनेंशियल्स को ट्वीक नहीं करते तो हमारी बहुत सारी पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स थी, उस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट आ जाता, इसलिए भी हमें फ्रॉड करना पड़ गया, समझे। इन्वेस्टर्स को एग्जिट चाहिए था, एक्सपेक्टेशन थी कुछ इन्वेस्टर की, हमें पैसा चाहिए था, हमें एडिशनल डेट एडिशनल इक्विटी चाहिए था, हमने कहा लिस्टिंग करा लें, तो वहाँ पर भी हमारी मार्जिनल एबिलिटी रह गई, तो हमने फाइनेंशियल्स को ट्वीक कर दिया। अगर नहीं करते तो एडवर्स इफेक्ट आता, जो भी हमारी पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स थी जो हुई नहीं थी, मर्जर्स एक्विजिशन, मार्केट में बताता, मार्केट में पता चल जाता कि यार बायजूस की हालत ख़राब है तो इसके साथ मर्जर एक्विजिशन मत करो, ठीक है जी। फिर कह रहा और भी चीज़ें थी, कह रहा कि ना मेरा बहुत ज़्यादा पैसा लगा था, मैंने अपने सारे जीवन का पैसा इसमें लगा दिया, मेरा सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, और जब इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला था तो उन्होंने कहा था कि भैया सैलरी तभी मिलेगी जब तू प्रॉफिट ला के देगा, जब तू ग्रोथ ला के देगा। तो मेरी सैलरी, मेरा कॉम्पनसेशन कंटिंजेंट था कंपनी की ग्रोथ के ऊपर, तो मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, मेरा कॉम्पनसेशन भी कंटिंजेंट था। और फिर जब मेरे को कुछ पैसा चाहिए था, उधार लिया था, तो मैंने अपनी पर्सनल गारंटी दी थी एंटिटी के डेट के लिए,
तो मेरे पास तो सिर्फ घर था, सिर्फ घर ही बेचना पड़ जाता अगर वो गारंटी नहीं होती। और फिर मेरे ऊपर प्रेशर भी था बाकी टॉप मैनेजमेंट का, बाकी एग्जीक्यूटिव्स का, कि भैया ट्वीक कर दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छेड़ दो। तो इसलिए भी मेरे को फ्रॉड करना पड़ गया। तो अब उसने अपनी 3 बातें बताई। पहला कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में खतरा था, फिर थर्ड पार्टीज की एक्सपेक्टेशन थी, और फिर मेरी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से मेरे को फ्रॉड करना पड़ गया। अगर हम एक बारी याद करने की कोशिश करें, शुरू से आंखें बंद करो और मेरे साथ बोलो। सबसे पहले क्या था? हाई कंपटीशन, फिर प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, डिक्लाइन इन कस्टमर्स डिमांड, बैंकरप्सी, रिकरिंग नेगेटिव कैश फ्लो, रैपिड ग्रोथ, एंड क्या था? न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फोटो याद आ रही है? नहीं तो पोज करके देख लो, याद आ जाएगी। फिर इन्वेस्टर्स को एग्जिट चाहिए था, हमको पैसा चाहिए था, लिस्टिंग करा ले, मार्जिनल एबिलिटी से रह गए, अगर नहीं चेंज करते, नहीं फ्रॉड करते तो एडवर्स इफेक्ट आता पेंडिंग ट्रांजैक्शन पे, कि भैया उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, हमें एडिशनल पैसा चाहिए था, मार्जिनल एबिलिटी रह गई लिस्टिंग की, और एडवर्स इफेक्ट आता अगर हम लिस्टिंग नहीं कराते। फिर मेरी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मेरा सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट था फाइनेंशियली, मैंने सारा पैसा लगा रखा था, और मेरा कॉम्पेंसेशन कंटिंजेंट था कि भैया ग्रोथ होगी तो पैसा मिलेगा। घर के ऊपर मैंने पर्सनल गारंटी दे रखी थी, और एक्सेसिव प्रेशर आ रहा था सब जगह से कि भैया प्रॉफिट लाओ, लिस्टिंग कराओ, तो मैंने फ्रॉड कर दिया। पढ़ लिया। ये सब फ्रॉड किसने किया था बायजूस में? टॉप मैनेजमेंट ने। दैट वाज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, FFR। ठीक है जी, आओ जरा देखते हैं। कह रहे हैं आदमी फ्रॉड क्यों करता है। देखो ज़रा, मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से फ्रॉड होता है, FFR फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और दूसरा MOA मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। ये है मैनेजमेंट TCWG का, ये है एम्प्लॉय का। कह रहा है चाहे FFR हो चाहे MOA हो, होता किसकी वजह से? पोआ की वजह से। पोआ क्या होता है सर? पोआ इज प्रेशर, अपॉर्चुनिटी या एटीट्यूड। या तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, या उसको कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, मौका मिलेगा, मौका दिखेगा उसको कि भैया कोई नहीं देख रहा, चुपके से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ। या फिर उसका एटीट्यूड ऐसा होगा कि अरे क्या हो गया, कर लिया तो दुनिया करती है, हमने कुछ अलग कर लिया क्या। तो 3 चीज़ों की वजह से फ्रॉड करता है इंसान, POA प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। ठीक है, प्रेशर या इंसेंटिव का मैंने तुम्हें बताया कि यार पहले तो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी थ्रेटेंड थी, थर्ड पार्टीज की एक्सपेक्टेशन थी, और उसकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी। देखो जरा, कब मैनेजमेंट फ्रॉड करती है? जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे खतरा आता है। प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, इन्वेस्टर्स चले जाएंगे, कंपनी डूब जाएगी। तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो मैनेजमेंट को लगता है कि भैया फाइनेंशियल्स चेंज कर दो। प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया, कस्टमर की डिमांड गिर रही है, बैंकरप्सी का खतरा है, लॉसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, कैश फ्लो नेगेटिव है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, मैनेजमेंट से संभल नहीं रही है, तो उन्होंने लॉस कर दिया कुछ। कोई नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ गई जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब दिखेगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैनेजमेंट फ्रॉड करते थे। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पार्टी। हर बार क्वार्टरली रिजल्ट्स या फिर एनुअल रिजल्ट्स आने से पहले लोग अंदाज़ लगाते हैं कि भैया रिलायंस इतना तो इस बार प्रॉफिट देगी, इतना तो डिविडेंड देगी, ये देगी, वो देगी। तो अगर कंपनी उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करती है तो कंपनी का नाम मार्केट में खराब होता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या फिर कंपनी को नया पैसा चाहिए था। अब नया पैसा तो तभी मिलेगा जब आप दिखाओगे कि भैया हम बहुत प्रॉफिट कर रहे हैं, हम बहुत कमाल के लोग हैं, है ना। तो उन्होंने फाइनेंशियल्स चेंज कर दिए। या फिर लिस्टिंग होने वाली थी, बस थोड़ी सी आपकी एबिलिटी रहेगी कि भैया इतना टर्नओवर होगा, इतना ये होगा, इतना वो होगा, तो ही आप लिस्टिंग करा सकते हो। तो आपने कहा कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई छेड़ दो, उसमें चेंजेस कर दो तो लिस्टिंग हो जाएगी, है ना। एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पुअर रिजल्ट्स ऑन पेंडिंग ट्रांजैक्शन, कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज नहीं किए तो बात बाहर आ जाएगी, असलियत आपकी सबको पता चल जाएगी, और फिर आपकी जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन है उस पर बहुत ही खराब इफेक्ट आएगा। पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन, जब आपने बहुत पैसा लगा रखा हो एंटिटी में तो आप उसको डूबने देना नहीं चाहते हो। आपका कॉम्पनसेशन जो है वो कंटिंजेंट हो कि भैया ग्रोथ होगी तो आपको पैसा मिलेगा, तो फिर आपको होगी कि भैया असल में नहीं हुई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट झूठ डाल देगी क्योंकि मेरे को तो पैसा चाहिए ही। पर्सनल गारंटी अगर आपने दे रखी है, या फिर आपके ऊपर TCWG से एक्सेसिव प्रेशर है,
तो आप कई बार फाइनेंशियल्स को छेड़ देते हो, उसमें फ्रॉड कर देते हो। अपॉर्चुनिटी आ सकती है 4 चीज़ों की वजह से। या तो आपकी इंडस्ट्री का नेचर ही ऐसा हो, आपको लगता है कि भैया हमारी इंडस्ट्री में ना चांसेस इतने, ऑडिटर को कुछ पता नहीं चलेगा, वो ज़्यादा कुछ पता लगा नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले ट्रांजेक्शन से हट के बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आप रिलेटेड पार्टी के साथ करते हो। अब आपको पता है कि यार रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में ना पकड़ पाने का खतरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, हम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो भी वही बोलेगा जो आप उससे बोलने को कहोगे। आपकी एबिलिटी है डोमिनेट करने की, टर्म्स को डिक्टेट करने की नॉन आर्म्स लेंथ प्राइस पे। आप किसी से भी कोई भी प्राइस का बिल ले सकते हो, क्योंकि आप इतने स्ट्रोंग हो। आप अपनी इंडस्ट्री के टॉप पे हो, तो कोई आपको मना नहीं करना चाहेगा, हर कोई आपके साथ रिश्ते बना के रखना चाहेगा। तो आप उनसे जो मर्जी प्राइस का बिल ले लेते हो, आप फ्रॉड कर सकते हो, पता नहीं लगा पाएगा ऑडिटर, है ना। हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में आप इन्वॉल्व हो, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस में आप इन्वॉल्व हो, कि कोई बिजनेस खरीद रहे हो, तो अब कितने का खरीदा, कितना कैश में दिया, कितना आपने एक्चुअल पैसा दिया, कितने की वो एक्चुअल डील थी, कितना आपने ऑनलाइन दिया, उसमें से आप गुडविल कितने की दिखा रहे हो, एसेट को कितने पे परचेस कर रहे हो, ये सारी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही सब्जेक्टिव जजमेंट वाली चीज़ें होती हैं। और जहाँ जहाँ सब्जेक्टिव जजमेंट आती है, वहाँ वहाँ फ्रॉड पकड़ना, गलती पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट कह रही नहीं नहीं हमारे हिसाब से तो गुडविल 10,000 करोड़ की ही है। अब ऑडिटर कैसे बताएगा कि भैया गुडविल 10,000 करोड़ की होगी कि नहीं होगी, उसके लिए उसको एक्सपर्ट्स चाहिए। तो ऐसी कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जहाँ पर भी सब्जेक्टिव डिसीजंस आते हैं, वहाँ पर फ्रॉड पकड़ना, गलती पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यूज ऑफ बिजनेस इंटरमीडियरीज हैविंग नो क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन। अगर एंटिटी फालतू में बिचौलियों को यूज कर रही है कि भैया एक्चुअल जगह से सामान ना लेके बीच वाले से टेंडर ले रही है, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है कि भैया आधा टेंडर का पैसा वो सामान का दे रहा हो और आधा मैनेजमेंट घुमा के अपनी जेब में वापस ले रही हो। तो ऑडिटर को देखना है कि भैया वो क्यों इस्तेमाल किया गया। अब ना मैनेजमेंट कह सकते हैं ऑडिटर को कि सर उनके बिना ना मिलती नहीं है। अब क्योंकि ऑडिटर को इतनी डिटेल में बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है, उसको तो फाइनेंशियल्स की बहुत नॉलेज है, कंट्रोल्स की बहुत नॉलेज है, धंधा प्रैक्टिकली कैसे कर रहे हैं उसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कि हर इंडस्ट्री की उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो मैनेजमेंट अगर कह रही है कि सर बिचौलियों के बिना नहीं मिलता, हमें लेना ही पड़ता है, तो ऑडिटर कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएगा। और यही मैनेजमेंट को दिखी अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट ने करा फ्रॉड, FFR फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है जी, बहुत सारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट टैक्स हेवन ज्यूरिसडिक्शन में कर रही है। मॉरिशियस आइलैंड हो गया, केमन आइलैंड हो गया, तो यहाँ जहाँ पर टैक्स नहीं लगता, यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों से ट्रांजैक्शन करी जाती है, दुनिया भर की शेल कंपनीज बनाई जाती है। तो अगर मैनेजमेंट इन सब में इन्वॉल्व है तो ऑडिटर के लिए पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, इनका एक मेन पॉइंट यही होता है ना कि वो लोग अपना डेटा देते नहीं है, तो मैनेजमेंट कुछ भी दिखा सकती है, ऑडिटर के पास कुछ वेरीफाई करने के लिए नहीं बचता है। फिर है मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इफेक्टिव। अगर मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग अच्छी नहीं है, TCW इनको ध्यान से नहीं पकड़ रही, कस नहीं रही उनके नकेल, कंट्रोल्स अच्छे नहीं हैं, तो फिर ऑडिटर नहीं पकड़ पाएगा। एक सिंगल पर्सन है जो सब कुछ कर रहा है, ओवरसाइट जो है TCWG की वो इफेक्टिव नहीं है ना। मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि भैया 50 सब्सिडरी, 50 एसोसिएट, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स अलग अलग, सेगमेंट्स अलग अलग, तो इस सेगमेंट ने इसको पैसा दिया, उस सेगमेंट ने इससे सामान लिया, तो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओवरली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अनयूजुअल लीगल एंटिटीज़ है, जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा लीगल एंटिटीज़ हैं, कंपनी टू कंपनी चलता रहता है, हर किसी कंपनी का फिर इंटर कंपनी प्रॉफिट एलिमिनेट करना, है ना, इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन का लॉस एलिमिनेट करना, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना, वो सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। या फिर लीगल काउंसिल बार बार छोड़ के जा रही है, TCWG बार बार छोड़ के जा रही है, क्यों जा रही है, टॉप लेवल एम्प्लॉयज है, पक्का कुछ गड़बड़ चल रही है एंटिटी में, तभी वो लोग बार बार छोड़ के जा रहे हैं। एक चीज़ देखना, ये जो मैंने यहाँ पर डंडे लगा रखे हैं, दीज आर सेपरेटर्स, तो इसका मतलब है ये आपको 3 पॉइंट्स अलग अलग हैं जो आप अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है जी, फिर है इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स आर डेफिशिएंट। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है, मॉनिटरिंग अच्छी नहीं हो रही,
तो गलती पकड़ में नहीं आएगी। आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिव नहीं है, उसमें कुछ भी डाल दो वो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता है ना। आईटी स्टाफ आपका इफेक्टिव नहीं है जो कंट्रोल्स नहीं लगा पा रहा, तो मैनेजमेंट को लगता है अपॉर्चुनिटी है, फ्रॉड कर लो, ऑडिटर कैसे पकड़ेगा। ठीक है जी। फिर एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन, मैनेजमेंट एकदम बैक बेंचर की तरह काम करती है, जैसे कि लॉज को तोड़ती रहती है, रेगुलेशंस को तोड़ती रहती है ना। इन अप्रोप्रिएट तरीके लगाती है अपनी अर्निंग्स को कम दिखाने के। अगर कोई डेफिशिएंसी मिलती भी है इंटरनल कंट्रोल में, तो मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं कर रही कि यार क्यों ठीक करना है, 50 गलतियां हैं, गलतियां पकड़ेगा बता देगा, उसमें से हमारी जो फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शन है वो पकड़नी मुश्किल हो जाएगी, उसके लिए पकड़ नहीं पाएगा। मैनेजमेंट गलत तरीके की अकाउंटिंग करती है और उसको जस्टिफाई करती है कि सर 50,000 का ही तो है, लाख रुपए का ही तो है, सर इतना मटेरियल नहीं है, इसको आप छोड़ दो। तो मटेरियलिटी के बेसिस पे जस्टिफाई कर रही है, या फिर सीनियर मैनेजमेंट के अंदर मोराल नहीं है बिजनेस को ऊपर लेके जाने का। पर्सनल या बिजनेस एसेट्स में वो लोग कोई डिफ्रेंशिएशन ही नहीं करते कि सर कंपनी की गाड़ी हमारी गाड़ी एक ही तो बात है, कहीं भी जा रहे हैं, कंपनी का क्रेडिट कार्ड हमारा क्रेडिट कार्ड एक ही तो बात है, सर दारू ही तो पीती, सर क्या हो गया सर। एक्सेसिव इंटरेस्ट है मैनेजमेंट का स्टॉक प्राइस में या अर्निंग्स ट्रेंड में, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी फिर मैनेजमेंट एफएफआर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर देती है। या फिर मैनेजमेंट एनालिस्ट पे ज़्यादा रिलाई करती है एज अपोज टू हिज टीम कि भैया तुम सेल्स करो। मैनेजमेंट कहती है कि भैया एनालिस्ट तुम एनालाइज सही से करो, फोरकास्ट को अचीव करके दो। बेसिकली अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे ज़्यादा रिलायंट है एज कम्पेयर टू ऑपरेशंस, तो पक्का वो अकाउंट्स में तो कुछ ट्वीक ही करेंगे, चेंजेस करेंगे, तभी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन दिखा पाएंगे, अगर उनके एक्चुअल ऑपरेशंस अच्छे नहीं चल रहे तो ये भी एक तरीका है जिससे आप पहचान सकते हो कि भैया शायद कंपनी में कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, शायद कोई फ्रॉड किया है मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी ने। फिर कभी कभी मैनेजमेंट तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करती है, जैसे कि बार बार झगड़े करती है, अनरीजनेबल डिमांड करती है कि भैया जल्दी ख़त्म कर दो, है ना, रिस्ट्रिक्शन लगाती है तुम पे कि इससे नहीं मिलना उससे नहीं मिलना, और डोमिनेटिंग बिहेवियर रखती है। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं नालायक, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। क्या मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हो सर, शट अप हो जाओ। मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच का रिश्ता स्ट्रेन्ड है, यानी कि मैनेजमेंट ऑडिटर के साथ सही से काम नहीं कर रही है। मैनेजमेंट ऑडिटर से बार बार झगड़ रही है, अकाउंट्स के बेस पे ही झगड़ रही होगी कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे अप्लाई करो, फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट कर रही है, उसको कह रही है कि बहुत जल्दी रिपोर्ट दे दो, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, ज़्यादा चेकिंग मत करो, इससे पूछताछ मत करो, उससे पूछताछ मत करो, है ना। ऑडिटर के स्कोप को बार बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। तो यहाँ से भी आपको पता लग सकता है कि भैया कुछ ना कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है एफएफआर के लिए, यानी कि ऊपर वाली टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट कोई ना कोई तो फ्रॉड करने की फिराक में है, सस्पेक्ट कर सकता है ऑडिटर फ्रॉड को। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गई होंगी ये सारी चीज़ें, है ना। सारे एग्जाम्पल्स एक बार फिर आंख बंद करके याद करके देख लेना। सर ये नोट्स मिल जाएंगे क्या? ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे या अक्षांश सर की वेबसाइट पे। ठीक है जी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ऊपर कोई क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन नंबर 18 मैंने तुम्हें दिखाया था क्या? 18 मैंने दिखाया नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर था, क्या था उसमें? ये बताया था कि भैया ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी, रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत तो नहीं है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है ना। इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से हो सकता है कि वो फ्रॉड को नहीं पकड़ पाए, और अगर फ्रॉड करा हुआ है तो उसको ना पकड़ पाने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू एरर। कल्यूजन है, अगर बहुत सारे लोग मिले हुए हैं तो उसको ना पकड़ पाने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन ब्रीफली ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। ऑडिटर की क्या ड्यूटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अगर फ्रॉड होता है मैनेजमेंट की वजह से? तो ऑडिटर की देखो सर, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड की, टीसीडब्ल्यूजी की, या फिर मैनेजमेंट की? ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है ना, और लिमिटेशंस की वजह से एक रिस्क तो रहेगा ही कि कुछ मिसस्टेटमेंट को वो पकड़ नहीं पाएगा। रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर, और एम्प्लॉय के द्वारा फ्रॉड से
मतलब मैनेजमेंट ने अगर फ्रॉड किया है तो उसको ना पकड़ पाने के चांसेस ज़्यादा है, एम्प्लॉय ने किया है तो हम पकड़ भी सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट मैनिपुलेट कर सकती है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकती है, कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ऑडिटर तो एक रीजनेबल तसल्ली लेता है, कोई गारंटी नहीं देता, और अगर उसको गलती मिल भी जाती है तो 143.12 और क्लोज 11 ऑफ पैरा में 11 आएगा यहाँ पे, 11 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो में वो रिपोर्ट करके चलेगा। बात समझ में आती है, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ लिया कि कैसे पहचानेगा कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, TCWG मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया हुआ है। और अब हम पढ़ेंगे मोआ के फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ऊपर हमने पढ़े थे कि कैसे पता लगेगा कि TCWG या मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कैसे आपको अंदाजा आएगा कि एम्प्लॉइज फ्रॉड कर रहे हैं। एक छोटी सी मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। मैं एक क्लाइंट पे गया था तो मैंने वहाँ सुनी थी, वो एक हीरे जवाहरात बेचता था, उसके हीरे के बहुत सारे शोरूम्स थे, मतलब बहुत सारे, इसका मतलब 7-8-10 शोरूम्स थे उसके। तो एक दिन वो मेरे को ऐसी कहानी सुना रहा, जब मैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर साइन कर रहा था ना, कह रहा है कि यार एक लड़के को सड़क से उठा के स्टार बनाया था हमने, एक लड़के को सड़क से उठा के स्टार बनाया था हमने, लेकिन उसने हमारे दिल पे खंजर घोंपा है, उसने हमारे साथ फ्रॉड किया, उसने हमारे हीरे चुराए हैं और उसको मार्केट में बेचा। मैंने कहा क्यों, कैसे, क्या हुआ था, विस्तार में बताइए। कह रहा कि यार एक दिन ना एक लड़का रो रहा था, सड़क पे बैठा हुआ, भीख मांग रहा था, उसको भीख भी नहीं दे रहा था कोई, इतनी खराब हालत थी उसकी, वो रो रहा था। तो हमें तरस आया, हमने अपनी गाड़ी रोकी, हमने पूछा उससे क्या हुआ। कह रहा साहब घर पे ना माँ बीमार है, उसका इलाज कराना है, बहन की शादी करानी है। क्लासिक बॉलीवुड मूवी, घर पे माँ बीमार है, बहन की शादी करानी है, पैसे कोई देने ना, भीख भी नहीं दे रहा आज तो कोई, तो मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैंने उसको कहा, मैनेजमेंट मुझे कह रही है कि मैंने उसको कहा कि तू चल मेरे साथ, तुझे सड़क से उठा के पुनीत सुपरस्टार बनाते हैं। तो हम उसको लेके आए, हमने उसको मैनेजर बनाया अपने स्टोर का, और हमने कहा कि ले तेरे पे विश्वास कर रहे हैं और तू अब अपना काम अच्छे से कर। उसी आदमी ने, उसी बच्चे ने हमारे साथ धोखा किया, मेरी पीठ पे छुरा गोपा, कटप्पा से भी बुरा छुरा गोपा, और उसने हमारे हीरे जवाहरात चुरा के बेचे। तो मैं गया उस लड़के के पास, मैं कहा क्या कह रहे हैं यार, ये देख कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तू क्यों ऐसा करा, तूने इतना भला आदमी था, तेरे घर पे इतनी मदद की ज़रूरत थी, उसने ज़रूरत के टाइम पे तेरी मदद की, तूने उसके साथ ऐसा क्यों करा। कह रहा अरे साहब खाई का भला आदमी था, मैं मानता हूँ कि मैं सड़क पे बैठा उस दिन रो रहा था और मेरे को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, वो मेरे को लाया, उसने मेरे को स्टोर का मैनेजर बनाया, लेकिन वो हर रोज़ आता था और हर रोज़ मेरे पे चिल्लाता था कि तेरे को मैं नौकरी से निकाल दूंगा, है ना। कह रहा 20 से लड़के आता था, गुस्सा मेरे पे निकालता था, मेरे को कहता था कि तेरे को तनख्वाह नहीं दूंगा, तेरे को प्रमोशन नहीं दूंगा, तेरे को मैं नौकरी से निकाल दूंगा, तो किसी लायक नहीं, तो ये नहीं, तो वो नहीं। तो फिर मुझे लगा कि जब ये निकाल ही देगा, तनख्वाह देगा ही नहीं, प्रमोशन देगा ही नहीं, तो इससे बढ़िया कुछ पैसा मैं पहले ही चुरा लूँ कि कम से कम अपॉर्चुनिटी को छोड़ूँ तो नहीं। तो मैंने कुछ हीरे चुरा लिए। महंगा ये सही है। तो एम्प्लॉइज़ जो हैं वो फ्रॉड क्यों करते हैं, उनकी कोई पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है, जैसे बहन की शादी करानी है, माँ बीमार है ना, उनको पैसे की ज़रूरत है, उनका एम्प्लॉइज़ के साथ कोई ख़राब रिश्ता होता है। ये दो वजह की वजह से वो फ्रॉड करने की सोचते हैं। एडवर्स रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ, वो बार बार उसको कह रहे हैं कि भैया तेरे को निकाल दूंगा, उसके कंपनसेशन में चेंज कर रहा है, उसकी सैलरी कम कर दे रहा है, उसको प्रमोशन नहीं दे रहा, उसको लगता है कि भैया मैं प्रमोशन डिजर्व करता हूँ, पर उसको प्रमोशन नहीं दे रहा, तो वो कह रहा है कि भैया मैं अपने हक का पैसा तो नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसे नहीं तो वैसे ले लूँगा, चुरा के ले लूँगा। ठीक है, ये है प्रेशर या इंसेंटिव की वजह से। फिर है अपॉर्चुनिटी, मैंने तुमको बताया था FFR या मोआ किसकी वजह से होता है, पोआ की वजह से। चाहे वो FFR हो चाहे वो मोआ हो, किसकी वजह से होता है, पोआ की वजह से। ठीक है, प्रेशर बता दिया, अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं साहब अपॉर्चुनिटी भी थी, मैं हीरे का मैनेजर था, हीरे बेचता था, तो मेरे पास हर रोज़ बड़ा अमाउंट कैश का रहता ही था, इन्वेंट्री भी ऐसी थी, स्मॉल इन साइज थी, हाई इन वैल्यू थी, इजीली कन्वर्टेबल थी, इन्वेंट्री दो कैश लो, कहीं पे भी हीरा दो कैश लो, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। और फिक्स एसेट मैकबुक वगैरह उनका सिस्टम जो था वो भी बहुत महंगा था, बहुत स्मॉल इन साइज था। तो मुझे लगा कि भैया चुराया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी है, इन्वेंट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसे हैं कि भैया चोरी करूंगा किसी को पता नहीं चलेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, इन्वेंट्री स्मॉल इन साइज है, हाई इन वैल्यू है, इजीली कन्वर्टेबल है, जैसे कि डायमंड हो गया, कंप्यूटर चिप्स हो गई, स्मॉल इन साइज है,
फिक्स एसेट्स भी मार्केटेबल है और ओनरशिप का कोई खास पता लगा नहीं सकता कि भैया किसका मैकबुक है किसका नहीं, तो मेरे को लगा कि चुरा दो और पैसे इकट्ठे कर लूँ। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी कैसे आती है, जब इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। अब सुनो, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ड्यूटीज, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ओवरसाइट, इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग, कि भैया कुछ भी इस, अब हर एक शब्द के आगे इनएडिक्वेट लगाना, और अगेन ये सेपरेटर मैंने लगा रखा है, तो ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैंने आपको एक लाइन में लिख के दे रखे हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लगे। ठीक है जी। इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ओवरसाइड, कोई सिस्टम ही नहीं था ऑथराइजेशन और अप्रूवल का, कोई फिजिकल सेफगार्ड्स नहीं थे, कोई भी चेक करने वाला नहीं था, है ना, कोई कंट्रोल्स नहीं था कि कोई भी हीरा लेके जा रहा है दुकान से बाहर, तो ये सारी चीज़ें इनएडिक्वेट थी। तो मुझे लगा कि भैया मौका है, चुराया जा सकता है, कंट्रोल्स तो है नहीं, कोई मैंडेटरी वेकेशंस नहीं दी जाती थी। मैंडेटरी वेकेशन से क्या होता है कि भैया हम एम्प्लॉय को बोलते हैं कि नहीं नहीं तू ज़बरदस्ती छुट्टी पे जा, ताकि पीछे से तेरे 4 दिन काम हम संभाले और हम देखें तूने क्या क्या गड़बड़ी कर रखी। नीरव मोदी वाला जो फ्रॉड हुआ था ना, उसमें वो 7 साल से फ्रॉड चल रहा था, फिर वो आदमी जो है वो रिटायर हो गया और फिर एक नया आदमी आया तो वो फ्रॉड अनकवर हुआ। तो एम्प्लॉय को भेजने का, क्योंकि अगर वो वहाँ पर है तो उसने सारी सेटिंग कर रखी होगी, उसको पता है कि भैया कैसे कैसे छुपाना है, क्या क्या करना है, तो उसको हम छुट्टी पे भेजते हैं और फिर पीछे से पता लग जाता है कि भैया इसने कुछ गड़बड़ कर रखी है क्या, कुछ कांड कर रखा है क्या। ठीक है जी। टाइमली रिकन्सिलेशन का ना होना या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होना, ये सब क्या है, अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉय के लिए, फ्रॉड कर सकता है वो, क्योंकि कंट्रोल्स आपके अच्छे नहीं हैं। फिर एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन, अब बायजूस की मैनेजमेंट थी, उसने फ्रॉड किया, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ क्या सीखेंगे कि साहब इन्वेस्टर का पैसा है समुंदर में से, मैनेजमेंट ने इतना पैसा निकाल लिया, ऊपर वालों ने इतना पैसा निकाल लिया, थोड़ा हम भी निकाल लें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, यही तो सीखेंगे। तो उनका एटीट्यूड ऐसा है एम्प्लॉय का कि वो इंटरनल कंट्रोल को कुछ समझते ही नहीं, पेटी थेफ्ट को टॉलरेट कर लेते कि भैया ठीक है 2000 4000 इतना ही तो है, क्या फ़र्क पड़ गया, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। मैनेजमेंट टॉलरेट कर रही है पेटी थेफ्ट को। बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर और डिससेटिस्फैक्शन, वो हर बार आ रहा है पोस्ट की बुराइयाँ कर रहा है कि ये घटिया आदमी है, मेरा तो जीवन बर्बाद कर दिया इस आदमी ने, है ना। इतना तो बीवी नहीं दुखी करती जितना मेरा मैनेजर दुखी करता है। ये तो गाइस वैसे सबका ही होता है इंडिया में, मेरा भी था, कोई बात नहीं। चेंजेस इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल, आपको लग रहा है कि भैया एम्प्लॉय जो है रोज ही नई नई गाड़ियों में आ रहा है, तुम जा रहे हो ओला उबर करके, वो आ रहा है मर्सिडीज में तो कैसे खरीद रहा है, पैसे इतनी तो सैलरी मिल नहीं रही उसको, तुमने देखा उसका पेरोल 25,000 रुपये सैलरी है, आ रहा अगला मर्सिडीज में, तुमको अपने ऊपर शर्म आ जा रही है। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, फ्रॉड किया होगा उस आदमी ने, कैसे ना कैसे तो एंटिटी से पैसे चुराए होंगे तभी पैसे मिले होंगे, है ना। फिर वो कह रहे हैं डिस्कशन अमंग दी मैनेज एंगेजमेंट टीम, इस पे भी कोई क्वेश्चन था क्या। हाँ देखो इसका क्वेश्चन भी मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ एक बारी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं मिसेस कुमार एंड कंपनी CA वर अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ पीसी लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस। ऑडिट के दौरान उनके एक पार्टनर ने ऑब्जर्व करा देयर इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स मुआ इन द फॉर्म ऑफ थेफ्ट ऑफ एंटिटीज इन्वेंट्री, एंटिटी की इन्वेंट्री चुरा के ले जा रहा है कोई एम्प्लॉय, छोटे अमाउंट की है, इमटेरियल अमाउंट की है, लेकिन वो चुरा के ले जा रहा है, मुआ तो है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट तो है। So CA Kumar is concerned with the existence of certain circumstances for increasing the susceptibility of asset to misappropriation. CA Kumar को गाइड करो with respect to risk factor relating to misstatement arising from misappropriation of asset with reference to relevant standard of auditing. आपको उसको गाइड करना है क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे उसको पता चलेगा कि भैया मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का रिस्क है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं POA, इससे उसको पता चलेगा कि भैया मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का रिस्क है और फ्रॉड हो सकता है। बात समझ में आई, यही सारी चीज़ें उसने यहाँ पर लिखी होंगी। देखो प्रेशर, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड बताया था ना। इनएडिक्वेट
रिकॉर्ड कीपिंग, इनएडिक्वेट ओवरसाइट, इनएडिक्वेट एसओडी, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ओवरसाइट, सब वही चीज़ें हैं। लैक ऑफ टाइमली रिकंसिलिएशन, लैक ऑफ मैंडेटरी वेकेशन, हर एक वही चीज़ है। बात समझ में आती है, चीज़ें याद हो रही हैं, मज़ा आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर यहाँ तक देख लो, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आई विल रीड योर कमेंट, आई विल रिप्लाई टू यू। अगर कोई डाउट दिक्कत परेशानी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर तुम मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है जी। अब देखो, फिर वो कह रहे डिस्कशन अमंग दी एंगेजमेंट टीम। ऑडिटर जो है वो अपनी टीम से बात करेगा कि यार फ्रॉड यहाँ पर इस एंटिटी में कहाँ और कैसे हो सकता है, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर गलती होने के चांसेस है, फ्रॉड होने के चांसेस हैं, जहाँ पर पक्का फ्रॉड मिल सकता है, ठीक है जी। कह रहे डिस्कशन तो होनी ही चाहिए, चाहे फिर आपको ऐसा क्यों ही ना लगता हो कि भैया मैनेजमेंट तो बहुत ऑनेस्ट है, मैनेजमेंट तो बहुत एथिकल है, आप डिस्कशन करोगे कि कहाँ कहाँ फ्रॉड होने के चांसेस हैं। आप अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करोगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कौन से होते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। इंक्वायरी, देखो मेरे को इंक्वायरी मुंह से पूछना, इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स का, ऑब्जर्वेशन प्रोसेस का, देखोगे चीज़ों को तो आपको पता लगेगा कि भैया यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, कंट्रोल काम नहीं कर रहा है। और एनालिटिकल प्रोसीजर, दिमाग लगाना, रिलेशनशिप्स निकालना फिगर्स के बीच में कि भैया सेल बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। बात समझ में आती है। तो ये होता है आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट के साथ, अदर्स के साथ, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग लोगे कि TCWG किस तरह से ओवरसाइट करती है मैनेजमेंट की प्रोसेस का। TCWG मैनेजमेंट के काम को देखती है यही नहीं देखती है। TCWG कैसे पहचानती है कि भैया कहाँ कहाँ रिस्क है। TCWG ने कौन से इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे हैं ताकि रिस्क को कम करा जा सके। इवैल्यूएशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, एनालिटिकल प्रोसीजर। आप देखोगे कि भैया सेल्स बढ़ रही है लेकिन इन्वेंट्री तो बढ़ी ही नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर तो बढ़ी ही नहीं, वेयर हाउस का स्पेस तो बढ़ा ही नहीं, सेल्स बढ़ रही है, तो ऐसा कैसे हो रहा है ना। एडवर्टीजमेंट बढ़ रही है पर सेल्स तो वहीं की वहीं है। तो आप देखोगे कि कोई अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप दिख रही है क्या आपको। ये है आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर आपने जब रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया कि सेल्स में रिस्क है, परचेज में रिस्क है, फलाने में रिस्क है, ढिमकाने में रिस्क है, तो अब आप उसके लिए रिस्पॉन्सेज दोगे। अब सुनना मेरी बात, कह रहा है कि 2 लेवल पर रिस्क हो सकते हैं। एक है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जगह जगह गलतियां हो सकती। कैसे, जब एंटिटी के कंट्रोल्स की वाट लगी हुई हो, एंटिटी ने ढंग के कंट्रोल्स लगा ही नहीं रखे, तो परचेज में भी गलती हो सकती है, सेल्स में भी, कहीं पे भी गलती हो सकती है। एंटिटी का सब सिस्टम ही खराब है जिससे एंट्री करी जाती है, वो सॉफ्टवेयर में ही ग्लिच है, तो वो कहीं पे भी कभी भी कोई भी एंट्री कर देता है, कहीं भी गलती चढ़ा देता है। तो परचेज में भी गलती हो सकती है, सेल्स में भी, कहीं भी। ये है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिस्क। एक होता है एट द अजर्शन लेवल का रिस्क। अजर्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल अजर्शन होती है दावे, मैनेजमेंट के दावे जो मैनेजमेंट किसी भी आइटम के लिए करती है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही है बिल्डिंग 1 करोड़, तो मैनेजमेंट कुछ दावे कर रही है कि भैया ये बिल्डिंग जो है एग्जिस्ट करती है, हमारे नाम पे है, इसकी वैल्यू 1 करोड़ है, और टोटल सारी बिल्डिंग जितनी भी हमारे पास मिला के 1 करोड़ की है। ये कुछ दावे मैनेजमेंट कर रही है, हमको इसको वेरीफाई करना होता है। तो एक रिस्क होता है एट द अजर्शन लेवल कि भैया इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन में दिक्कत हो सकती है। बिल्डिंग तो उनके पास होगी ही, पर इन्हें वैल्यू जो है बढ़ा चढ़ा के दिखा रखी है, तो आपको लग रहा है कि एक अजर्शन पे दिक्कत है। तो अगर आपको लगता है कि भैया अजर्शन लेवल पे रिस्क है, अजर्शन लेवल पे रिस्क है, तो आप उसके हिसाब से प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करते हो, उसके हिसाब से प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हो, ठीक है। आप एविडेंस लेते हो जो कि ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा रेलिवेंट होता है, और आप अलग अलग जगह से कॉर्पोरेटिव एविडेंस लेने की कोशिश करते हो कि भैया यहाँ से भी कंफर्म कर लिया, वहाँ से भी कंफर्म कर लिया, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बुला लिया, खुद देख लिया कि भैया बिल्डिंग को कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे वैल्यू कर रखा है क्या उसकी कॉस्ट थी, मार्केट का क्या रेट चल रहा है। अलग अलग जगह से आपने कॉर्पोरेटिव एविडेंस ले लिया। एग्जाम्पल, अगर मैनेजमेंट को अर्निंग एक्सपेक्टेशन मीट करने का प्रेशर है, तो रिस्क है कि भैया मैनेजमेंट ने सेल्स को बढ़ा चढ़ा के दिखा रखा होगा, तो आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो कि भैया हाँ तुमको सेल्स करी थी क्या इतने की, तुमने सामान खरीदा था क्या इतने का, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए।
फिर अग्रीमेंट की डिटेल ले लो, राइट ऑफ रिटर्न ले लो। नाइकी क्या करेगा, नाइकी ने अपने सारे शोरूम में जूते भिजवा दिए, जबरदस्ती, किसी ने मंगाए भी नहीं थे, उसने सब में भिजवा दिए। अब कह रहे कि भैया हमारी तो 5 करोड़ की सेल पिछले 1 हफ्ते में हुई है, सारे शोरूमों पे जूते गए हैं। अब ऑडिटर ने देख लिया, ठीक है, उसने बिल देख लिया। अब 10 दिन बाद वो सारे जूते वापस भी आएंगे, लेकिन तब तक 31 मार्च जा चुकी होगी। तो वो कह रही कि सर पिछले साल की तो सेल ही थी, इस साल सेल रिटर्न आई है। तो आपको ये सारी चीज़ों में भी कॉन्शियस रहना है। आपको देखना है कि क्या अग्रीमेंट हुआ है, क्या रिटर्न का है, क्या एंटिटी कह रही है कि साहब अभी अपने पास रख लो, अगर नहीं बिकेगा तो हम वापस खरीद लेंगे, कोई इशू है ही नहीं। तो एंटिटी सिर्फ सेल्स इन्फ्लेट कर रही है ना। तो आप ये सारी चीज़ें देख के चलो। इंक्वायरी कर सकते हो नॉन फाइनेंशियल पर्सनल के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल्स वाले जिन्होंने अकाउंट्स बनाए वो तो गड़बड़ी बताएंगे नहीं, लेकिन इधर उधर वाले उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो बता देंगे कि नहीं मैनेजमेंट ने एक ये स्कीम चलाई थी, एक वो स्कीम चलाई थी, मेरे को यहाँ से फलाने से सुनने में आया था। तो यहाँ से आपको पता चल सकता। फिर एट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए आप क्या करोगे, ओवरऑल रिस्पॉन्सेज डिज़ाइन करोगे, जैसे कि ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों को भेजना, क्योंकि अब सारी ही जगह गलती हो सकती है, कोई एक स्पेसिफिक प्रोसीजर आप नहीं लगा सकते। सुपरवाइज करना लोगों को उनके नॉलेज स्किल और एबिलिटी के हिसाब से असाइन करना, है ना। देखना कि मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है वो सही तो लगा रखी है ना। और सरप्राइज एलिमेंट रखना, अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट रखना कि धप्पा हमने तो ये कर दिया, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि अगर ऑडिटर को लगता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मैनेजमेंट ने कंट्रोल के साथ छेड़छाड़ी की है, मैनेजमेंट ने कंट्रोल को ऊपर जाके कुछ अलग से करा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो जनरल एंट्रीज चेक करेगा कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, हर एक के पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं। एस्टीमेट्स चेक कर लेगा कि भैया एस्टीमेट में बायस तो नहीं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या फिर ये एसेट की लाइफ इतनी होनी चाहिए, है ना, प्रोविजन इतना होना चाहिए, एस्टीमेट में तो मैनेजमेंट ने कुछ गड़बड़ी नहीं कर रखी। और जो भी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसका बिजनेस रैशनल देखेगा कि भैया ये करी ही क्यों है, ये सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तो नहीं कर रखी, ये करी ही क्यों है। कि मैनेजमेंट ने अपनी एक फलानी बिल्डिंग किसी को दे दी और कहा कि भैया इसको 2 साल तक तुम बेचने की कोशिश करो, और अगर नहीं बिकी तो 2 साल बाद हम ले लेंगे। ये क्यों करा है तुमने, तुम्हारा काम भी चल रहा था, तुमको कोई ज़रूरत भी नहीं थी, टाइम पास कर रहे हो तुम ज़बरदस्ती सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाली जो ट्रांजेक्शन है, कि ऐसा तो नहीं कि ज़बरदस्ती सेल्स बढ़ाने के लिए कर रखी है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ छेड़छाड़ी करना चाह रहे हो, ठीक है जी। फिर अगर उसे ऐसा लगता है कि भैया मैनेजमेंट तो चोर है, कुछ तो गड़बड़ी कर रखी है और मैं इस एंगेजमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो रिज़ाइन करने से पहले, विड्रॉ करने से पहले वो देखेगा भैया क्या उसकी कोई जिम्मेदारी है, किसी को बताना है, TCWG को या फिर रेगुलेटरी बॉडी ICI को या फिर CAG को, किसी को बताना है क्या कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। देखेगा कि क्या विड्रॉ करना लीगली परमिटेड भी है, क्या मैं कर सकता हूँ विड्रॉ, और अगर वो विड्रॉ कर रहे तो सबसे पहले तो TCWG मैनेजमेंट को बताएगा रीजंस कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ। फिर अगेन देखेगा कि क्या मेरी कोई जिम्मेदारी है रिपोर्ट करने की, और रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी है तो रिपोर्ट करेगा और साथ में बताएगा कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, इन्होंने बहुत कांड कर रखे हैं। और ऐसा होता है, डेलॉइट ने बायजूस के साथ रिज़ाइन ही तो किया था ना, छोड़ के ही तो गया था ना कि भैया मैं नहीं कर रहा इनका, इनने कर रखा फ्रॉड। और जब भी ऐसा होता है ना, मेजरली लोग विड्रॉ ही कर देते हैं कि मैं रिज़ाइन करके जा रहा हूँ, इनने तो बहुत गड़बड़ियाँ कर रखी है। एक मैं लकिन कॉफ़ी की कहानी सुनाता हूँ। तो 3 साल से जब तक सब कुछ सही चल रहा था ना, तो सही रिपोर्ट आ रही थी EY की। फिर एक दिन किसी ने बता दिया न्यूज़ में कि भैया कुछ कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं लोग, प्रूफ के साथ दिखा दिया, अगले साल EY ने रिज़ाइन कर दिया, कह रहे नहीं भैया इनने कुछ तो गड़बड़ी कर रखी है, हमको पता नहीं चल रहा, हमको बता नहीं रहे, तो हम तो जा रहे हैं। ऐसे ही करते हैं सारे लोग। ठीक है जी। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस, कह रहे हैं मैनेजमेंट से आप रिप्रेजेंटेशन लोगे कि वो मानती है और जानती है, उसकी जिम्मेदारी है DIMIC की, यानी कि डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल की। मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बता दिया है जो भी उसके
रिजल्ट्स आए थे, यानी कि ऑडिटर से पहले मैनेजमेंट भी रिस्क असेसमेंट करती है कि भैया कहाँ कहाँ गड़बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा है और कहाँ कहाँ हमें कंट्रोल्स लगा लेने चाहिए। तो उसके जो भी रिजल्ट्स थे और मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बता दिए। मैनेजमेंट को जहाँ भी फ्रॉड होने की आशंका है, शक है, वो मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बता दिया है। और अगर मैनेजमेंट को पता है कि भैया किसी ने एंटिटी में फ्रॉड के इल्ज़ाम लगाए हैं, तो वो वाली बातचीत भी मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बता दी है। जो भी मैनेजमेंट को पता है रिस्क के बारे में, वो सब मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बता दिया है। ये सब लिखवा के वो ले लेगा। फिर वो कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करते टाइम डॉक्यूमेंटेशन करेगा कि भैया उसने क्या डिसीजन पे पहुंचा डिस्कशन करने के बाद कि भैया कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड कितना है, 10% है, 20% है, 50% है, कितना है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके चलेगा। फिर उसके रिस्पॉन्सेज को एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एट द असर्शन लेवल, दोनों ही जगह क्या क्या उसने प्रोसीजर्स लगाए और उन प्रोसीजर्स का क्या रिजल्ट्स आया, ये सारी चीज़ें वो डॉक्यूमेंट करके चलेगा। ठीक है जी। फिर अगर उसने मैनेजमेंट को या टीसीडब्ल्यूजी को फ्रॉड के बारे में कोई कम्युनिकेशन करी है तो वो डॉक्यूमेंट करके चलेगा। और जब ऑडिटर ने कंक्लूड करा कि रिस्क ड्यू टू फ्रॉड नहीं है, जब ऑडिटर ने कंक्लूड करा कि रिस्क ड्यू टू फ्रॉड नहीं है, अब जब ऊपर POA प्रेशर इंसेंटिव अपॉर्चुनिटी ये वाली चीज़ें नहीं दिखी उसको, तो वो कंक्लूड करेगा कि भैया रिस्क नहीं है फ्रॉड वाला। तो उसके रीजंस भी डॉक्यूमेंट करेगा कि मैं कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचा। फिर वो इवैल्यूएट करेगा ऑडिट एविडेंस, कह रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, रिलेशनशिप निकालेगा फिगर्स के बीच में और देखेगा कहीं उसको अब कोई रिस्क तो नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा है तो वो देखेगा कि जो भी मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है, मैनेजमेंट ने जो भी मेरे को लिख के दिया है, क्या वो सच भी है कि झूठ है, कि फ्रॉड लोग हैं वो। मेरे को पता चल रहा है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है एनालिसिस करते टाइम। रिकॉग्नाइजिंग दैट इंस्टेंस इज अनलाइकली टू बी आइसोलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये बात को समझेगा कि अगर गलती करी है, अगर फ्रॉड है, तो सिर्फ एक जगह तो नहीं होगा, 56 जगह हो सकता है, बहुत सारी जगह फ्रॉड होगा, एक जगह नहीं होगा। ठीक है जी। अगर ऑडिटर ने गलती पकड़ी जहां पर सीनियर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, तो फिर वो री इवेल्युएट करेगा जो भी उसकी रिस्क की असेसमेंट थी कि यार पहले तो मैंने 10% सोचा था, लेकिन अब इतना बड़ा आदमी भी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो पक्का 25, 30, 50% रिस्क है यहाँ पर। ठीक है। और देखेगा कि क्या उसको लग रहा है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने मिलकर फ्रॉड किया है, कल्यूजन के चांसेस हैं क्या। फिर वो कह रहा है अगर ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया, अगर ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया कोई तो फ्रॉड है, तो फिर वो टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा कि भैया यहाँ पर फ्रॉड है, या फिर मुझे शक है कि भैया मैनेजमेंट भी फ्रॉड में इन्वॉल्व है। ये बातें वो टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा और फिर डिस्कस करेगा कि हम ये ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने वाले हैं, हमारे प्रोसीजर्स का NTE ये रहने वाला है, नेचर टाइमिंग इंस्टेंट ये वाला रहने वाला है। अगर उसने पकड़ लिया कोई फ्रॉड या फिर उसे शक है किसी फ्रॉड का, तो वो देखेगा कि क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी पार्टी को रिपोर्ट करने की, रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करने की। अगर है तो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ओवरराइड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी का रोना आप वहाँ नहीं रोगे कि सर हम क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कैसे बता दें। आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको रेगुलेटरी बॉडी को बताना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, CAG, ROC, RBI, किसी को भी, जिसको भी, जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, आपको उसको बताना पड़ेगा। ठीक है जी। जैसे कि बैंक्स केस में फ्रॉड की रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी RBI के पास होती है, यानी कि आपको RBI को बताना पड़ता है। ऑडिटर की ड्यूटी हो सकती है अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करने की, जहाँ पर TCW या मैनेजमेंट ने कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया। ऑर्डर पहले तो TCW को बताता है, फिर वेट करता है कि भैया वो कोई रिप्लाई देंगे। अगर वो कोई रिप्लाई देते हैं या वो कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, दोनों ही केसेस में वो अथॉरिटी को बता देता है। ऐसा हम पढ़ते भी हैं, है ना, दोनों ही केसेस में बता देता है। अगर वो रिप्लाई देते हैं तो उनके रिप्लाई के साथ बता देता है और मेरा क्या व्यू पॉइंट है उनके रिप्लाई के ऊपर, ये सारी चीज़ें वो अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है जी। तो आपका essay 240 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और लास्ट के 5-7 मिनट में मेरी लाइट बंद हो गई, तो इसीलिए मैं थोड़ा इस तरह के रिफ्लेक्शन आ रही है, पर ठीक है, नो वरीज अबाउट दैट।
आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कौन सा इससे मुश्किल लगता है, आप मुझे वो बताइएगा और मैं आपके लिए वो ईजी करके लाने की कोशिश करूँगा। बाय, टेक केयर, लव यू ढेर सारा।